नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम जो है 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं, उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा। और देखिए, गुड न्यूज़ है, आपको मैं पूरे 2020 का जो करंट अफेयर है, इसकी पीडीएफ फ्री में दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कोरोना में परेशान हैं और उनकी मैं मदद करना चाहता हूँ। तो देखिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 2020 के जितने भी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ हैं, उन सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो हमारा नया वाला यूट्यूब चैनल है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको उस पर क्लिक करके उस नए वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप। तो पढ़ते रहिए मन लगा के और सफलता आपको जरूर मिलेगी। देखिए, पहला प्रश्न है कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस को हम मनाते हैं 12 जून को। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? एक्ट नाउ इंड चाइल्ड लेबर। देखिए, बाल श्रम के खिलाफ जो इस वर्ष का विश्व दिवस है, ये बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित है। तो दो चीजें रखेगा कि 12 जून को क्या मनाया जाता है? बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। और 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? एक्ट नाउ इन चाइल्ड लेबर। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसी डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रेविएशन काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं अर्जन कुमार सिकरी। देखिए, जो आपका डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रेविएशन काउंसिल है, तो ये जो है हाल ही में गठित एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि डिजिटल मीडिया नियम 2021 में अनिवार्य त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के भीतर दूसरे स्तर के रूप में जो है ये कार्य करेगा। तो अर्जन कुमार सिकरी क्या बनाए गए हैं? डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रेविएशन काउंसिल के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष। और तीसरा प्रश्न कि हाल ही में किसने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम की एक नई पहल लॉन्च की है? तो देखिए, इस पहल को G7 ने लॉन्च किया है। G7 क्या है? ये 7 देशों का समूह है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं G7 की। देखिए, हाल ही में जो G7 है, इनके नेताओं ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करने के लिए विकासशील देशों की मदद करने के लिए बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम का जो है एक नया पहल लॉन्च किया है। और चीन का जो आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये क्या है, इसको हम दो लाइन में जानेंगे। देखिए, जो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये चीन सरकार की जो है एक वैश्विक बुनियादी ढांचा विकास की रणनीति है। इसको 2013 में अपनाया गया था और इस बुनियादी ढांचा परियोजना में बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, गगनचुंबी इमारतें, हवाई अड्डे, बांध और रेल सुरंग शामिल हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैप के द्वारा इसको हम समझेंगे। देखिए, ये आपका भारत है, बगल में आपका पूरा का पूरा ये चाइना देश दिख रहा है। तो चीन क्या चाहता है? कनेक्टिविटी। देखिए, चीन में क्या है, ये प्रोडक्शन हब है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में सबसे आगे है, सबसे सस्ते सामान जो है ये उत्पादित करता है। तो अब इसको क्या चाहिए? देखिए, उत्पादन तो हो रहा है लेकिन इसको बेचना भी हमको है। तो ये अपने माल को बेचने के लिए सोच रहा है कि हम कुछ ऐसे रास्ते बना लें जिससे हमारा माल का ढुलाई जो है ये पूरी दुनिया में अधिक हो जाए, जिससे अधिक से अधिक ट्रेड होगा, व्यापार होगा और हमारा माल बिकेगा और हम मुनाफे में रहेंगे। तो देखिए, ये जो आपका चीन दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है चीन के जियान से जो है फिर ऐसे ऐसे ये रास्ता बना हुआ है, कहाँ के लिए? नीदरलैंड के लिए। फिर यहाँ से देखिए, इसने पाकिस्तान होते हुए जो है एक ग्वादर बंदरगाह पर जो है पाकिस्तान के प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। तो ये आपका पीओके से होकर गुजरा है। तो ऐसे ये बहुत सारी मतलब समुद्री मार्ग से या फिर हवाई जहाज़ के मार्ग से या फिर जो है ऐसे स्थल मार्ग से जो बहुत सारे रास्ते बनाने के लिए सोच रहा है, जिससे इसकी माल की ढुलाई जो है वो तगड़ी हो जाए। तो यही है आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी कि अगर आपका रोड रहेगा, आवाजाही का मार्ग रहेगा, तभी आपको आने जाने में सुगमता होगी, आपका माल ढुलाई सस्ता पड़ेगा। और अगर चीन के पास उसका खुद का ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो उसको और सस्ता पड़ेगा, उसकी जो है माल ढुलाई का जो भाड़ा है, किराया है। तो इसीलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था चीन की सरकार ने। कब किया था? 2013 में। इसको जरूर याद रखिएगा, ये वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी को टक्कर देने के लिए G7 ने अभी हाल ही में क्या किया है? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नाम का एक नया पहल लॉन्च किया है। G7 के बारे में अभी हम वीडियो में आगे बात कर लेंगे, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया बिना किसी भी बहाने के पश्चिम बंगाल की सरकार को इस योजना को लागू कर देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये जो है मतलब ऐसा देखिए, जो पश्चिम बंगाल की सरकार है बार बार बहाने कर रही थी कि भैया आधार कार्ड की दिक्कत हो रही है, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, इसीलिए जो हम इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये मजदूरों का सवाल है। देखिए बहुत सारे मजदूर होते हैं जो बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के जो है ये आपका मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके जॉब करते हैं। तो उन्हीं की सुविधा के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लॉन्च किया था भारत सरकार ने, ताकि वो अपने राशन कार्ड से, अगर वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं लेकिन अगर पुणे में वो रह रहे हैं, मुंबई में हैं, तो वो अपना ही राशन कार्ड दिखा के मुंबई में, पुणे में किसी भी राशन की दुकान से राशन ले सकते हैं। तो ये आपका है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है, इसको अब तक सभी सरकारों ने लॉन्च कर लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने नहीं लॉन्च किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना, यानी कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जो है, इसको लागू करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है पश्चिम बंगाल की सरकार को। और पांचवा प्रश्न की हाल ही में किसे WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके मुकेश शर्मा हैं। और मुकेश शर्मा कौन है? देखिए ये हंसता हुआ नूरानी चेहरा जो है ये मुकेश शर्मा का है, और ये IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं। तो याद रखिएगा एक लाइन में कि IIT कानपुर के प्रोफेसर जो आपके हैं मुकेश शर्मा, इनको WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन एंड हेल्थ टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का मानद सदस्य बनाया गया है। और देखिए अगर आप जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, PCS या फिर UPSC की, तो आपको जो है सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ग्रेडअप पे। ग्रेडअप की जो वेबसाइट है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए और सारे डिटेल्स चेक कर लिए। वहाँ पे बहुत सारे आपको लाइव कोर्सेज के स्टडी प्लान्स वगैरह मिल जाएंगे, UPSC प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, और जो आपका UP PCS, MP PCS, बिहार, झारखंड, जितने भी PCS के एग्जाम होते हैं स्टेट PCS के, सबके कोर्सेज आपको इसमें मिल जाएंगे रीजनेबल प्राइस में। और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे। कोड आपका है EGURU50, ठीक है। तो EGURU50 कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इन सभी कोर्सेज में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किस मठ के उपाध्यक्ष स्वामी शिवमयानंद का 86 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया? देखिए ये मठ काफ़ी फेमस है, इसका नाम है रामकृष्ण मठ और मिशन। ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, आज इसको देख भी लीजिए, आपने पढ़ा भी हुआ किताबों में इसके बारे में। देखिए रामकृष्ण मठ है क्या चीज़, इसको हम थोड़ा सा पहले जानेंगे। देखिए रामकृष्ण मठ जो है, यानी कि रामकृष्ण मिशन जो है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में की थी। और स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था ऐसे साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना जो रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनकी शिक्षाओं में गहरी आस्था रखें और उनके उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचा सकें और दुखी एवं पीड़ित मानव जाति की निस्वार्थ सेवा कर सकें। तो ये टारगेट था स्वामी विवेकानंद का इस रामकृष्ण मठ और मिशन को जो है स्थापित करने का। देखिए लखनऊ, जो लोग लखनऊ में है वो IT चौराहे के पास जो आपका रामकृष्ण मठ है, वहाँ पे देखिए एक पुस्तकालय भी है। तो इनके लाइब्रेरीज में जो है जाके आप वहाँ पे फ्री में जो है लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप लखनऊ में तो इस लाइब्रेरी का लाभ उठाइए, और इस लाइब्रेरी का लाभ मैं भी उठाता था वहाँ पे लखनऊ में जब मैं था। और देखिए एक खास बात हो रहा है, सामने मंदिर जो आपका है भगवान श्री कृष्ण, जो भी हो भगवान श्री कृष्ण का ही है। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भंडारा वगैरह भी चलता है। तो अच्छी जो है आपको देसी घी की शुद्ध खिचड़ी मिल जाएगी भंडारे में, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो पढ़ते रहिए बगल में लाइब्रेरी में, और वहाँ पर जब खिचड़ी खुशबू आए तो आप निकल लीजिए भोजन करने। सातवां प्रश्न की हाल ही में किस स्थान पर 11 से 13 जून तक G7 लीडर समिट का आयोजन किया गया? देखिए 11 से 13 जून तक जो है G7 लीडर समिट का जो आयोजन है ये इंग्लैंड के कार्बिस बे में किया गया हाल ही में। और G7 के बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको वीडियो में भी आगे बताऊंगा, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी हम बात क्या कर रहे हैं, 11 से 13 जून तक जो है G7 लीडर समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड के कार्बिस बे में। और इस समिट में क्या हुआ, देखिए यहाँ पर G7 के नेताओं ने कोविड-19 के बाद भविष्य की महामारियों पर अंकुश लगाने के लिए कार्बिस बे डिक्लेरेशन प्रतिबद्धताओं की घोषणा की। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए शिमला समझौता क्या था, तो ये था वो था, मतलब जहाँ भी जो सम्मेलन होता है वहीं पे जो है उसका नाम क्रिएट कर दिया जाता है। तो देखिए कार्बिस बे डिक्लेरेशन, तो कार्बिस बे प्लेस कहाँ पे? इंग्लैंड में है।
तो यहीं पे ये सबमिट हुआ है, तो यहीं पे जो है इसका मतलब जो डिक्लेरेशन किया गया उसका नाम क्या रख दिया गया, कार्बिस बे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे मतलब ये चर्चा किया गया कि अब कोरोना के बाद भविष्य में जितनी भी महामारियाँ आएंगी उन पर कैसे रोक लगाया जाए, इसके लिए हम कैसे पहले से तैयार रहें अपने आप। और देखिए ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए टोटल कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये सभी जो है सदस्य किसके हैं, 7 सदस्य हैं ग्रुप ऑफ 7 के, नाम ही है G7, ठीक है। तो G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस, ये सातों मेंबर हैं इसके। और यूनाइटेड किंगडम जो है 2021 का होस्ट रहा, इसकी होस्टिंग की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ठीक है। तो यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने 2021 के जो है G7 समिट का होस्टिंग किया था। ये भी याद रखना, देखिए ये सारी चीज़ें बहुत मान्यूट हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, किसने जो है किस सम्मेलन की होस्टिंग की, कौन मेजबान रहा, कौन क्या किया। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके कौन है, रेबेका ग्रीन स्पैन, याद रखिएगा, रेबेका ग्रीन स्पैन को अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव बनाया गया है। और आपको बता दूं जबकि रेबेका ग्रीनस्पैन है, ये कौन है, देखिए ये जो है कोस्टा रिका के अर्थशास्त्री हैं। कोस्टा रिका एक देश है, तो वहाँ के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और इनको क्या बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का नया महासचिव। और देखिए जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है, इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी, ठीक है। और देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है यानी कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन है, तो इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, और इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। नवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को, और ये दिन दुनिया में एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 2021 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है, स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। देखिए एल्बिनिज्म क्या होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोगों की शक्ल बिल्कुल ऐसे दिखती है, चेहरा बिल्कुल एकदम वाइट, बाल एकदम ब्राउन। तो होता क्या है, इनके अंदर मेलेनिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। हमारे शरीर में एक जीन पाया जाता है, और अगर वो जीन एक्टिव हो गया तो वो मेलेनिन का फॉर्मेशन नहीं होने देता है, कब, कहाँ पे, गर्भावस्था में ही। तो मेलेनिन का फॉर्मेशन कम हो गया मतलब या फिर एकदम बंद हो गया तो आदमी बिल्कुल ऐसा भूरा भूरा दिखने लगता है, ठीक है। तो गाँव में लोग क्या कहते हैं, भूरा भूरा, कहते हैं अबे भूरा कहाँ जा रहे हो। तो मतलब ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया है ताकि आपको याद रहे। तो ऐसे एल्बिनिज्म में क्या होता है, मेलेनिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, ये एक आनुवंशिक बीमारी भी है, ठीक है। ये मतलब जो है ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी, लेकिन कभी कभी ये ट्रांसफ़र नहीं होता है। मान लीजिए पिता को है, माता को नहीं है, तो हो सके बच्चा नॉर्मल पैदा हो जाए, लेकिन अगर दोनों को है तो नॉर्मल नहीं होगा। और 10वां प्रश्न कि हाल ही में किसने जो है नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। तो देखिए इस नमस्ते योग मोबाइल एप्लीकेशन को आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। देखिए जो आपका नमस्ते योग एप्लीकेशन है, इसको जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अवसर पर जो है इसको मतलब लोगों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए एक खास बात और है, 2021 का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, इसकी थीम क्या रहेगी, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली, ठीक है। तो योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली जो है ये थीम होगी किसकी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि 21 जून को मनाया जाता है हर साल। तो आइए थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर करेंट अफेयर कब तक का पढ़ें। देखिए करेंट अफेयर ऐसी चीज़ है ना, वो पिछले 10 साल का भी पूछ लेगा। तो आज जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा 2-4 साल बीतने के बाद इतिहास हो जाता है, नया वाला इतिहास, ठीक है। तो इतिहास के पन्नों में 21 जून का जो दिन है ये कब दर्ज हुआ। देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विचारों के लिए प्रस्ताव रखा था, और संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में प्रस्ताव पारित किया, और 21 जून को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा हर साल। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था
ये 2015 में जो है नई दिल्ली में राजपथ पर मनाया गया था। दोस्तों याद रखिएगा 2015 में हमने पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था 21 जून को। और ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना लॉन्च की है? उत्तर बताइए। देखिए जो दूसरा वाला यूट्यूब चैनल है उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, मतलब उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अनुसार इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? बताइए। तीसरा कि स्वतंत्र भारत के पहले ओलंपियन कौन थे? बताइए। चौथा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से मुफ्त नगद निकासी की सीमा को कितना कर दिया है? बताइए। और पांचवा कि मंगोलिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? नाम बताइए इनका। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देख लीजिए का पहला प्रश्न था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने? तो देखिए ये व्यक्ति हैं जस्टिस संजय यादव। दूसरा था कि विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो देखिए ये अनुमान है 7.5% का। और तीसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है? तो देखिए इनका नाम है के नागराज नायडू। और चौथा था कि हाल ही में किसे फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो देखिए इनका नाम है बेनेडेटो विग्ना। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए व्यक्ति हैं RS सोढ़ी। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और इसको लाइक करके शेयर जरूर करिएगा।